क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये टेस्ट पेपर है एक, जिसमें चैप्टर 1 to 5 के कुल 12 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको 10 प्रॉब्लम्स अटेंड करने हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसके। तो जो लोग सीकर हैं, जिनको नए नए प्रॉब्लम्स सर्च करने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ से आपको नए नए प्रॉब्लम मिलते रहेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे। तो चलिए, आप लोग इसके प्रॉब्लम्स करते जाओ और यहाँ पे आंसर मैच करते जाओ अपने। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन ए में कुछ 6 प्रॉब्लम है, जिसमें से 5 आपको अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे एक एपी का आपको हिसाब दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है। इसके बाद इसमें कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है, मतलब कि ए एन की वैल्यू है 45, और जो एस एन है वो कह रहा है कि 120 है। तो कह रहा है कि आप यहाँ से एन बता दो और डी बता दो। ठीक है, तो चलिए। अब इसमें अगर ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आपको एन और डी चाहिए, अगर एस एन का फॉर्मूला यूज करोगे तब भी आपको एन और डी चाहिए, इसलिए दोनों से दो इक्वेशन बनेगी जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। एस एन से इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी आपके पास है। एस एन का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। जब इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो यहाँ पे डी नहीं चाहिए, तो आसानी से यहाँ पे एन आपको मिल जाएगा। फिर जब एन मिल जाएगा तो ए एन के फॉर्मूले से आप डी बता दोगे। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। एस एन की वैल्यू यहाँ पे दिया है 120, एन आपको बताना है, ए की वैल्यू है -5 और ए एन की वैल्यू दिया है 45। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा एन बाई टू मल्टीप्लाई, इसको माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको कट कर देंगे, 20 हो जाएगा। तो 20 एन इक्वल टू आ गया 120। यहाँ से n इक्वल टू लिखोगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि n की वैल्यू 6 है। अब ये n की वैल्यू 6 आप an वाले फॉर्मूले में यूज कर लो, आपको d मिल जाएगा। तो an का फॉर्मूला आपको मालूम है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू यहाँ पे 45 दिया गया है, a की वैल्यू है -5 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 6, और d आपको फाइंड करना है। ये -5 इधर आएगा तो हो जाएगा +5, मतलब 50, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 5d। यहाँ सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 50/5 मीन्स 10। जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 है, और जो n है उसकी वैल्यू 6 है। यही आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। अब जो नंबर 1 to 10 के बीच में आने वाले सारे नंबर से डिवाइड होगा, वो सिंपल सी बात है, इनसे बड़ा होगा। और आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि जब भी आपको लगता है कि आंसर बड़ा आने वाला है तो आपको निकालना होता है एलसीएम। इसलिए यहाँ पे जो लीस्ट नंबर आएगा वो इन सारे नंबर का एलसीएम आएगा, इसलिए हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। तो 1 to 10 के बीच में आने वाले जो नंबर्स हैं, सबसे पहले उसको करना है फैक्टराइज। तो नंबर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 2 का फैक्टर 2, 3 का फैक्टर 3, 4 का 2 पावर 2, 5 का 5, 6 का 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 पावर 3, और 9 का 3 पावर 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या लिखते हैं, जितने भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको लिखना है एक बार विद देयर मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे हैं उसमें 2 आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। जिसमें 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3, इसलिए 3 लिखना है। 2 का मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है, इसलिए 2 लिखना है। 5 का पावर 1 है, इसलिए 5 अकेला रहेगा, और 7 भी एक बार रहेगा। अब इसी को मल्टीप्लाई आप कर लो, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हो जाएगा 72 इंटू 5 इंटू 7। और जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 2520। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर में स्टेटमेंट लिखना होता है, इसलिए आप जरूर स्टेटमेंट लिखोगे कि द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10 इज 2520। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफिनाइट सोल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है और दोनों इक्वेशन के लिए बोल दिया है कि इनफिनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2m माइनस वन एलॉन्ग विद x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस n माइनस वन वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनफिनाइट सोल्यूशन के लिए आपको रिलेशन मालूम है। रिलेशन क्या होता है,
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये वैल्यू यूज कर लेंगे तो A1 की वैल्यू है 2m-1 और A2 की वैल्यू है 3। इट इज इक्वल टू B1 3 है एंड B2 इज n-1 एंड इट इज इक्वल टू -5/-2। ये माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन दोनों को कभी भी इक्वेट नहीं करोगे, क्योंकि इनको इक्वेट करोगे तो mn के फॉर्म में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना होता है, इसलिए जो स्टेप इजिली आपको आंसर देता है उसी को यूज करना है, ठीक है ना। एक बार हम लोग पहले को तीसरे के बराबर कर देंगे, एक रिजल्ट आ जाएगा, और एक बार दूसरे को तीसरे के बराबर कर देंगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, यही करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2m-1/3 इक्वल टू 5/2। यहाँ से m आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4m-2 इक्वल टू हो जाएगा 15। ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4m इक्वल टू 17। अब यहाँ से m इक्वल टू लिखोगे तो ये हो जाएगा 17/4, ठीक है। अब सेम ऐसे n को निकालना है, इसलिए आप सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5n-5 इक्वल टू 6। अब ये 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5n इक्वल टू 11। n इक्वल टू हो जाएगा 11/5। तो n की वैल्यू 11/5 होगा और m की वैल्यू 17/4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, यहाँ पे 2 बोल रहा है कि रूट है इक्वेशन पहले वाले का, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, फाइंड क्यू। अब यहाँ पे आप लोगों ने किया क्या है कि जो 2 है उसका रूट आपने फर्स्ट के लिए भी कंसीडर किया है और सेकंड के लिए भी कंसीडर किया है। ये सेकंड के लिए बोला नहीं है, लिखा है इफ 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, एंड के बाद स्टेटमेंट बदल गया है, ठीक है। इसलिए 2 की वैल्यू आपको यूज करनी है केवल पहले इक्वेशन में, यहाँ से k आएगा, k की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में यूज करोगे और रिलेशन लगाओगे इक्वल रूट का, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको q मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस kx प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √2 है, मतलब x की वैल्यू 2 यूज करना है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 और 4 16 होगा, जो इस तरफ आके -16 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू -16, तो k इक्वल टू आ जाएगा -8, ठीक है। अब ये k की वैल्यू -8 आपको इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेना है, तो लिखोगे यहाँ पे x² प्लस kx प्लस q इक्वल टू 0। अब यहाँ x की वैल्यू आपको कुछ यूज करनी नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 2 आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बोला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू 2 1 दे दिया तो जितने भी इक्वेशन आपको मिलेंगे x के फॉर्म में हर जगह 2 यूज करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। x की वैल्यू वेरी करेगी अलग अलग इक्वेशन में, ठीक है। तो आप लिखोगे इक्वेशन के अगर यूज कर लो -8, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0। अब इसके लिए बोला हुआ है कि रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल होंगे तब क्या लिखोगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b² इक्वल टू 4ac आएगा। अब यहाँ पे abc की वैल्यू यूज कर लो, b की वैल्यू है -8, इसका स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है q, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा 4q। यहाँ से q सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16, तो k की वैल्यू -8 है और q की वैल्यू 16 है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given as an इक्वल टू 5 माइनस 2n। अब यहाँ पे an इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है 5 माइनस 2n, और कह रहा है कि आप बता दो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको AP चाहिए, तो हम लोग AP यहाँ से लिखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 यूज करके। तो जब A1 यूज करोगे तो आप लिखोगे 5 माइनस 2 मतलब 3 आएगा। जब A2 लिखोगे मतलब n की वैल्यू 2, तो आ जाएगा 5 माइनस 4 मीन्स 1। A3 अगर लिखना होगा तो आप लिखोगे 5 माइनस 6 मीन्स -1। तो आपको AP मिल गया, यहाँ पे AP क्या है 3 1 -1। अगर यहाँ से D निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 मीन्स -2। A की वैल्यू आपको मालूम हो गया 3 है, और आपको बताना है S20। तो S20 का फॉर्मूला लिखोगे 20/2, 2a 2 इंटू 3 प्लस n-1 मतलब कि 19, और d की वैल्यू -2। इसी को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 6 माइनस 38। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू -32, सॉल्व करने पे आ जाएगा -320, ठीक है। S20 की वैल्यू है -320।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। इसके दो रूट इन्होंने बोल दिया है एल्फा और बीटा। तो कह रहा है कि y की वैल्यू आप बता दो। एक एल्फा बीटा का इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है। ठीक है, चलिए। तो एल्फा प्लस बीटा आप यहां से निकाल सकते हो इक्वेशन से। आप लिखोगे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा 6। तो एक रिलेशन आपको मिल गया एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है, इन्हीं दोनों को यूज करना है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं और इसको यूज कर लेंगे सेकंड वाले के साथ। तो 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को करोगे तो आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 18। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एल्फा कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस बीटा इक्वल टू 2। यानी बीटा की वैल्यू यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को यूज कर लो तो आपको एल्फा मिल जाएगा। तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ से एल्फा आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे y, और जो y है वो c की जगह है। और c का रिलेशन एल्फा बीटा के साथ कब आता है, जब हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बाई ए। एल्फा की वैल्यू है 8, बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है y, और ए की वैल्यू है 1। इसको जब यूज कर लोगे तो y इक्वल टू -16 आ जाएगा। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1। Three persons step together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter, and 40 centimeter, respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? यहाँ पे कह रहा है कि तीन अलग अलग पर्सन हैं जिनके स्टेप का मेजरमेंट दे रखा है, जिसमें एक का मेजरमेंट दिया है 30 सेंटीमीटर, एक का दिया है 36 और एक का दिया है 40। मीन्स ये हो गया 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। सबको सेम डिस्टेंस कवर करना है, वो भी कंप्लीट स्टेप में। अब आपको यानी कि एक नंबर ऐसा बताना होगा जो नंबर इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और वो आंसर इनसे बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो सीधे आपको जाना है इसके एलसीएम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 30 का फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 का फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 2 के पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2, एंड द फैक्टर ऑफ 40 इज 2 टू द पावर 3 एंड 5। ठीक है, एलसीएम बताना है। एलसीएम का डिस्कशन अभी हमने किया था। आपको जितने भी यहाँ पे फैक्टर दिख रहे हैं उनको लिखना है विद देयर मैक्सिमम पावर। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दोगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 360। अब इस स्टेप का मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, इसलिए आपको 360 के साथ सेंटीमीटर लिखना है, पहली चीज। और दूसरा, नीचे आंसर मेंशन जरूर करना है। आंसर क्या लिखोगे, दे शुड वॉक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 360 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे एक एपी मेंशन है, 65, 61, 57, 53 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब यहाँ पे देखो दो तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। अगर पूछ ले यहाँ पे राइट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी उस टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। और अगर बोले विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब ये एन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसा होगा वैसे आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पे कह रहा है कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि आपको वो टर्म बताना है जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, यानी कि एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका एक है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए एन एज्यूम कर लेते हैं 0। उसके लिए एन की एक वैल्यू आ जाएगी, उसी के ठीक नेक्स्ट वाला जो एन होगा वो आपका होगा पहला नेगेटिव टर्म। अब जब ए एन इक्वल टू 0 के लिए हम लोग एन कैलकुलेट करेंगे तो एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन यहाँ पे यूज करना है, और उसी के नेक्स्ट वाला होल नंबर आपको आंसर लिखना है, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में आती नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए एन हम लोग 0 एज्यूम करके एन बताएंगे। यहाँ पे ए आपका है 65 और डी आपका है यहाँ पे -4। ठीक है, तो ए एन 0 हो गया, 65 प्लस n -1 इंटू -4।
ये हो जाएगा -65/-4 इक्वल टू n-1। तो अब इसको 4 से कट करोगे तो आ जाएगा 4 1 जा 4 2 4 6 जा 24 पॉइंट 4 2 जा 8, लगभग इतना आ जाएगा n-1। अब ये n इक्वल टू आ जाएगा इधर आके ये +1 हो जाएगा तो 17.2, यानी 17.2 वाला जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा जिसके लिए an की वैल्यू 0 आएगी। अब उसी के ठीक बाद वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो आपको लिख देना है सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी इज 18th टर्म। तो 18th टर्म इसका हो जाएगा आंसर। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे आता है उसके नेक्स्ट वाला होल नंबर पहला नेगेटिव टर्म होता है, इसको अब याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। A faster train takes 1 hour less than slower train for the journey of 200 kilometer. If the speed of the slower train is 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है तो पहले दोनों की स्पीड को हम एज्यूम कर लेते हैं। जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो जो स्लोवर ट्रेन होगा उसकी स्पीड आपको 10 किलोमीटर कम कर देना है, तो हो जाएगा x-10 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों में पहले तो आप देख लो कि टाइम कौन ज्यादा लेगा, तो आपको मालूम है जो स्लो चलता है वो टाइम ज्यादा लेता है। तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे तो हो जाएगा 200/x-10। और दूसरे वाले का टाइम कितना हो जाएगा 200/x। ठीक है, और हमेशा बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम करना होता है, याद रखना। बहुत सारे लोग इसको उल्टा कर देते हैं और जब उल्टा करोगे तो आंसर कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो बड़ा टाइम पहला वाला है, इसलिए अब लिखोगे 200/x-10 -200/x, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। यही आपको करना होता है जब भी किसी ट्रेन का कार का कोई भी स्पीड का प्रॉब्लम देता है तो। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे यूज कर लोगे तो एलसीएम आ जाएगा x-10। यहाँ पे हो जाएगा 200 को कॉमन कर देते हैं पहले, तो यहाँ पे आएगा x-x + 10। ठीक है, इक्वल टू 1। ये x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा x² - 10x इक्वल टू 2000। तो x² - 10x - 2000, ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, 2000 का ऐसा दो फैक्टर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे 10 आएगा। तो एक फैक्टर लिखते हैं 40 और एक 50, -10 लाना है इसलिए इसको माइनस इसको प्लस में यूज करेंगे। तो x² - 50x + 40x - 2000। x कॉमन किया तो x-50 + 40 कॉमन किया तो x-50। एक फैक्टर है x-50, एक फैक्टर है x + 40। यहाँ से x इक्वल टू आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से आएगा -40 किलोमीटर पर आवर। और आप माइनस वाला स्पीड यूज करते नहीं हो इसलिए x यूज करोगे 50, और x है क्या, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड लिखोगे 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्लोवर ट्रेन है उसकी स्पीड आपको लिखनी पड़ेगी 50 - 10, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप ये वाला 40 कभी नहीं लिखोगे, याद रखना। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों को लगता है कि x की दो वैल्यू आ गई तो यही दोनों दो की स्पीड हो गई। ये आपने x स्पीड एज्यूम किया था फास्टर का, तो दोनों आंसर फास्टर के ही होंगे। अब उसमें माइनस वाला आपका यूज होता ही नहीं इसलिए उसको हमने कैंसिल किया। अगर वो पॉजिटिव आता है ना तो उसको भी हम फास्टर का ही स्पीड लिखते, फिर दोनों से आपको आंसर लिखना होता। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। यहाँ पे दो जीरोस दिए गए हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू यूज कर लो 3 + √2 और बीटा की वैल्यू यूज कर लो 3 - √2। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी पॉलिनोमियल बताना होगा तो क्या करना है, दोनों का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले सम लिख लो। सम लिखोगे अल्फा प्लस बीटा तो होगा 3 + √2 + 3 - √2। ये √2 कैंसिल हो गया, 3 + 3 हो गया 6। सेम ऐसे इसका प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ेगा 3 + √2 3 - √2। ये आपका a + b a - b के आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नहीं समझ में आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो जाएगा 9 - 2 और आंसर आ जाएगा 7। ये कैसे आया, ये आया 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, आप 4 नहीं लिख सकते। अब यहाँ से जब पॉलिनोमियल लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। साथ में हम लोग एक यहाँ पे वेरिएबल लगा देते हैं k। ये हो जाएगा x², एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है इसलिए -6x, और एल्फा इंटू बीटा 7। ये होगा इसका आंसर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। For what value of p, the equation px plus 6x plus 4p has product of zeros equal to sum of the zeros। ठीक है, एक यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4p इक्वल टू 0। ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, कह रहा है कि यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी जब इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट मींस एल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सम ऑफ द रूट्स मींस एल्फा प्लस बीटा। यही करना है आपको। अब एल्फा इंटू बीटा यहाँ पे होता है c बाई ए और एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। आप चाहो तो ए को कैंसिल भी कर सकते हो बिना वैल्यू यूज किए, आप वैल्यू यूज करके भी कैंसिल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। c की वैल्यू है 4p और b की वैल्यू है -6। सॉल्व कर दोगे तो p इक्वल टू आ जाएगा -6/4 मीन्स -3/2। ये इसका आंसर। चलिए हम लोग इस पेपर के लास्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं। लास्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाई 3। तो दोनों नंबर को आप एज्यूम कर लो। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर y। तो कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 3 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दिया, ये पहली कंडीशन। और दूसरा कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट है 504, तो x इंटू वाई हो गया 504, ये दूसरी कंडीशन है। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, x को y के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस वाई, इसी को आप x की जगह यूज कर लो, तो लिखोगे 3 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 504। सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो 504 के दो फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 3 आएगा। एक फैक्टर आएगा 21, एक फैक्टर आएगा 24, प्लस 3 लाना है इसलिए इसको प्लस में और इसको माइनस में लिखेंगे। तो लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 24y और माइनस 504। ठीक है, y कॉमन किया, y माइनस 21 प्लस 24 कॉमन करेंगे, y माइनस 21। तो y माइनस 21 एक फैक्टर हो जाएगा, y प्लस 24 इज द अनदर फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ y इज 21 एंड माइनस 24। अब यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, आपको पॉजिटिव नंबर बोला भी है क्वेश्चन में, इसलिए आप नेगेटिव नंबर यूज नहीं करोगे। तो आपकी y की वैल्यू हो गई 21, यानी पहला नंबर 21 है। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपने x इक्वल टू लिखा है 3 प्लस वाई, तो इसमें आप 3 ऐड कर दोगे तो जो दूसरा नंबर है वो आ जाएगा 24। यहाँ पे आंसर लिखोगे फर्स्ट नंबर 24 एंड सेकेंड नंबर 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट पेपर। इसके प्रॉब्लम्स का लेवल कैसा था आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। प्रॉब्लम्स आपसे इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।